हमला शेरों की दहाड़, जंग का खुला ऐलान। मध्य पूर्व की तपती जमीन पर एक बार फिर बारूद की गंध घुल चुकी है। यह कोई साधारण सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि शेरों की दहाड़ है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। इजराइल ने अचानक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का ऐलान करते हुए ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले शुरू कर दिए हैं। इन हमलों की गूंज तेहरान से लेकर इस्फहान और करमानशाह तक सुनाई दी। रात के अंधेरे में आसमान में उड़ती आग की लपटें और धुएं के गुब्बारे ये संकेत दे रहे थे कि ये सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि सीधी टक्कर है। इजराइल ने दावा किया है कि यह हमला उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए आवश्यक था क्योंकि ईरान का परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम उसके लिए अस्तित्व का खतरा बन चुका था। दूसरी ओर ईरान ने इसे संप्रभुता पर सीधा हमला बताते हुए जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी। यह संघर्ष अचानक नहीं भड़का। पिछले कई वर्षों से दोनों देशों के बीच छाया युद्ध चल रहा था, कभी सीरिया की जमीन पर, कभी साइबर स्पेस में, तो कभी प्रॉक्सी संगठनों के जरिए। लेकिन इस बार मामला खुली जंग की ओर बढ़ता दिख रहा है। एयर स्पेस बंद कर दिए गए, सैन्य ठिकानों को हाई अलर्ट पर रखा गया और आम नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई। इजराइल में सायरन बजने लगे जबकि ईरान ने अपनी एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दी। विश्लेषकों का मानना है कि यह हमला केवल सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि रणनीतिक संदेश भी है। यह संदेश न केवल ईरान को बल्कि पूरे क्षेत्र को दिया गया है कि इजराइल किसी भी संभावित खतरे को पहले ही खत्म करने की नीति पर चलता है। वहीं ईरान के लिए यह प्रतिष्ठा और प्रभाव का सवाल बन चुका है। यदि वो जवाब नहीं देता तो उसकी क्षेत्रीय छवि कमजोर पड़ सकती है। इसीलिए हालात बेहद नाजुक हैं। इस हमले ने पूरी दुनिया का ध्यान मध्य पूर्व की ओर खींच लिया है। यह केवल दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन की परीक्षा है। अगर यह टकराव बढ़ता है तो इसके असर सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं रहेंगे। ऊर्जा बाजार, वैश्विक व्यापार, कूटनीतिक समीकरण, सब पर इसका प्रभाव पड़ेगा। अभी सवाल यही है कि क्या यह दहाड़ सीमित रहेगी या फिर यह पूरे जंगल को आग में झोंक देगी। किन देशों पर असर? खाड़ी से एशिया तक हलचल। इस जंग की गूंज केवल तेहरान और तेल अवीव तक सीमित नहीं है बल्कि इसकी कंपन पूरी दुनिया में महसूस की जा रही है। सबसे पहले असर पड़ता है खाड़ी क्षेत्र पर, जहां तेल सुरक्षा और रणनीतिक हित एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत और बहरीन जैसे देश इस संघर्ष के सीधे प्रभाव में हैं। इन देशों में न केवल विशाल तेल प्रतिष्ठान है बल्कि कई विदेशी सैन्य अड्डे भी मौजूद हैं। यदि ईरान और इजराइल के बीच टकराव बढ़ता है तो ये खाड़ी देशों की सुरक्षा व्यवस्था को सीधे चुनौती देगा। इन देशों की अर्थव्यवस्था काफी हद तक तेल निर्यात पर निर्भर है। होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाला तेल उनके लिए जीवन रेखा है। यदि ये मार्ग बाधित होता है या असुरक्षित घोषित किया जाता है तो शिपिंग कंपनियां अपने जहाज रोक देंगी, बीमा प्रीमियम कई गुना बढ़ सकते हैं और निर्यात बाधित हो सकता है। एशिया में इसका सबसे बड़ा असर भारत और चीन जैसे बड़े आयातकों पर पड़ेगा। भारत अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल खाड़ी क्षेत्र से मांगता है। यदि कीमतें बढ़ती हैं तो पेट्रोल डीजल महंगे होंगे, महंगाई बढ़ेगी और आर्थिक विकास दर पर दबाव पड़ेगा। चीन, जो दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक है, उसे भी आपूर्ति और कीमतों की चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा जापान और दक्षिण कोरिया जैसे औद्योगिक देश भी प्रभावित होंगे। यूरोप में भी ऊर्जा कीमतों में अस्थिरता बढ़ सकती है। वैश्विक शेयर बाजारों में गिरावट और सुरक्षित निवेश की ओर झुकाव दिख सकता है। इस प्रकार ये संघर्ष केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक संकट बन सकता है। तेल की एक चिंगारी पूरे आर्थिक व्यवस्था को झुलसा सकती है। अभी दुनिया सांस रोककर देख रही है कि ये टकराव सीमित रहता है या फिर इसकी लपटें वैश्विक अर्थव्यवस्था को अपनी चपेट में ले सकती हैं। अरब देशों की रणनीति, तेल, तटस्थता और तनाव के बीच संतुलन। मध्य पूर्व की इस उभरती जंग ने अरब दुनिया को सबसे कठिन मोड़ पर ला खड़ा कर दिया है। एक तरफ क्षेत्रीय स्थिरता की जिम्मेदारी, दूसरी तरफ आर्थिक हित और तीसरी तरफ वैश्विक शक्तियों के साथ रणनीतिक रिश्ते। इन सब के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं है। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान जैसे देशों के सामने सबसे बड़ा सवाल है, तटस्थ रहें या खुलकर किसी एक पक्ष के साथ खड़े हों। इन देशों की अर्थव्यवस्था का मूल आधार ऊर्जा निर्यात है। होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाला तेल और गैस न केवल उनकी आय का स्रोत है बल्कि वैश्विक बाजारों से उनका सीधा संपर्क भी है। यदि यह मार्ग असुरक्षित घोषित होता है या वहां सैन्य टकराव बढ़ता है तो शिपिंग कंपनियां अपने जहाजों को रोक सकती हैं।
बीमा प्रीमियम कई गुना बढ़ सकता है और निर्यात अस्थिरता रूप से ठप हो सकती है। इसका सीधा असर सरकारी राजस्व, सामाजिक कल्याण योजनाओं और बुनियादी ढांचों पर पड़ेगा। सऊदी अरब और यूएई जैसे देश ने हाल के वर्षों में अपनी विदेश नीति को संतुलित और व्यवहारिक बनाने की कोशिश की है। वे एक ओर अमेरिका के साथ सुरक्षा साझेदारी बनाए रखते हैं तो दूसरी ओर चीन और रूस के साथ आर्थिक रिश्ते मजबूत कर रहे हैं। इस जंग के बीच उनकी प्राथमिकता है कि संघर्ष उनके भूभाग तक न पहुंचे, इसीलिए उन्होंने अपने सैन्य अड्डों और तेल प्रतिष्ठानों की सुरक्षा बढ़ा दी है। एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय है, समुद्र की निगरानी बढ़ाई गई है और खुफिया साझेदारी तेज की गई है। कतर और बहरीन की स्थिति थोड़ी अलग है क्योंकि वहां अमेरिका सैन्य ठिकाने मौजूद हैं। यदि ईरान जवाबी कार्रवाई में इन ठिकानों को निशाना बनाता है तो ये देश सीधे संघर्ष में घसीटे जा सकते हैं। इसीलिए उनकी कूटनीतिक कोशिश है कि तनाव कम हो और बातचीत का रास्ता खुले। ओमान, जो अक्सर मध्यस्थता की भूमिका निभाता रहा है, पर्दे के पीछे कूटनीतिक संपर्क बनाए हुए है। अरब लीग के स्तर पर भी शांति और संयम की अपील की जा रही है, लेकिन असली चुनौती यह है कि यदि जंग लंबी खिंचती है तो तटस्थता बनाए रखना कठिन हो जाएगा। तेल बाजार में उछाल अल्पकालिक लाभ दे सकता है, लेकिन अस्थिरता दीर्घकालिक नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए अरब देशों की रणनीति फिलहाल स्पष्ट है: सुरक्षा मजबूत करो, कूटनीतिक जारी रखो और सीधे टकराव से बचो। हथियार और गोला बारूद, आधुनिक जंग की असली ताकत। इस टकराव को समझने के लिए केवल राजनीतिक बयान पर्याप्त नहीं है, असली तस्वीर हथियारों और सैन्य क्षमता में छिपी है। ईरान और इजराइल दोनों ही तकनीकी रूप से उत्पन्न और रणनीतिक रूप से सक्षम सेनाओं के मालिक हैं। ये जंग पारंपरिक टैंकों और बंदूकों से आगे बढ़कर मिसाइल, ड्रोन, साइबर और इलेक्ट्रिक युद्ध के युग में प्रवेश कर चुकी है। सबसे पहले बात बैलिस्टिक मिसाइल की। ईरान के पास मध्य और लंबी दूरी की मिसाइलों का विस्तृत भंडार है, जिनकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर या उससे अधिक बताई जाती है। ये मिसाइलें खाड़ी क्षेत्र में मौजूद सैन्य ठिकानों और इजराइल के रणनीतिक स्थलों तक पहुंच सकती हैं। इनके अलावा क्रूज मिसाइलें हैं जो कम ऊंचाई पर उड़ान भरकर रडार से बचते हुए सटीक निशाना साध सकती हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी इस जंग का नया आयाम है। निगरानी ड्रोन दुश्मनों की गतिविधियों पर नजर रखते हैं, जबकि सशस्त्र ड्रोन सीधे हमला कर सकते हैं। हाल के वर्षों में ड्रोन ने पारंपरिक सैन्य रणनीतियों को बदल दिया है। कम लागत और उच्च प्रभाव के कारण यह हथियार विशेष रूप से खतरनाक माने जाते हैं। इजराइल की ताकत उसकी एयर डिफेंस प्रणाली है। उसकी बहुस्तरीय रक्षा व्यवस्था मिसाइलों और रॉकेटों को हवा में ही नष्ट करने की क्षमता रखती है। इसके अलावा उसके पास अत्याधुनिक फाइटर जेट, सटीक निर्देशित बम और खुफिया नेटवर्क हैं। इजराइल की साइबर क्षमता भी काफी मजबूत मानी जाती है, जो दुश्मन के संचार और ऊर्जा ढांचे को बाधित कर सकती है। नौसैनिक मोर्चे पर खाड़ी क्षेत्र अत्यंत संवेदनशील है। एंटी शिप मिसाइलें, तेज हमलावर नौकाएं और समुद्री माइनिंग की क्षमता समुद्री मार्गों को असुरक्षित बना सकती है। यदि समुद्र टकराव बढ़ता है तो वैश्विक व्यापार प्रभावित हो सकता है। साइबर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध भी इस संघर्ष का अहम हिस्सा है। बिजली ग्रिड, बैंकिंग सिस्टम, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, ये सभी संभावित लक्ष्य हो सकते हैं। आधुनिक युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं लड़ा जाता, यह डिजिटल दुनिया में भी उतनी ही तीव्रता से चलता है। इन सभी हथियारों और तकनीकों की मौजूदगी यह संकेत देती है कि यदि यह संघर्ष नियंत्रण से बाहर हुआ तो इसका प्रभाव सीमित नहीं रहेगा। आधुनिक जंग तेज, बहुआयामी और अप्रत्याशित होती है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता वाजिब है, क्योंकि यहाँ दाव पर केवल क्षेत्रीय प्रभुता नहीं बल्कि वैश्विक स्थिरता भी है। दुनिया ने क्या कहा? वैश्विक प्रतिक्रिया और कूटनीतिक हलचल। इस संघर्ष की गूंज केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रही, पूरी दुनिया की राजधानियों में हलचल तेज हो गई है। सबसे पहले प्रतिक्रिया आई संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से। वॉशिंगटन ने अपने रणनीतिक सहयोगी इजरायल के प्रति समर्थन दोहराया, लेकिन साथ ही क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने की अपील भी की। अमेरिकी रक्षा विभाग ने खाड़ी क्षेत्र में अपने नौसैनिक और वायु बलों की सतर्कता बढ़ा दी, ताकि यदि स्थिति और बिगड़े तो तुरंत जवाब दिया जा सके। यूरोप में फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम ने संयम बरतने और कूटनीतिक समाधान की अपील की। यूरोपीय संघ के भीतर चिंता यह है कि यदि युद्ध लंबा खिंचता है तो शरणार्थी संकट, ऊर्जा संकट और आर्थिक अस्थिरता फिर से उभर सकती है। यूक्रेन युद्ध के बाद पहले ही ऊर्जा बाजार दबाव में है। ऐसे में एक और भू राजनीतिक संकट यूरोप की अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त बोझ डाल सकता है। रूस ने इस टकराव को पश्चिमी नीतियों की विफलता बताया है और क्षेत्रीय संतुलन की बात की है। मॉस्को की रणनीति अक्सर ऐसी परिस्थितियों में पश्चिम के प्रभाव को चुनौती देने की होती है। वहीं तुर्की ने मध्यस्थता की पेशकश की, क्योंकि अंकारा क्षेत्रीय राजनीति में अपनी भूमिका मजबूत करना चाहता है। संयुक्त राष्ट्र स्तर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई गई। वहां स्थायी सदस्यों के बीच मतभेद स्पष्ट दिखे, लेकिन
एक बात पर सहमति सही, संघर्ष का विस्तार पूरी दुनिया के लिए खतरनाक होगा। महासचिव ने तुरंत युद्ध विराम और संवाद की अपील की। एशिया में भारत ने संतुलित बयान देते हुए शांति और स्थिरता पर जोर दिया। नई दिल्ली की चिंता दोहरी है। एक, क्षेत्र में रह रहे लाखों भारतीय नागरिकों की सुरक्षा। 2, ऊर्जा आपूर्ति की निरंतरता। जापान और दक्षिण कोरिया जैसे ऊर्जा आयातक देशों ने भी स्थिरता पर करीबी नजर रखने की बात कही है। इस वैश्विक प्रतिक्रिया से साफ है कि यह संघर्ष केवल 2 देशों का नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की परीक्षा बन चुका है। हर देश अपने हितों, गठबंधनों और आर्थिक गणनाओं के आधार पर प्रतिक्रिया दे रहा है, लेकिन सार्वजनिक रूप से लगभग सभी की अपील एक ही है, तनाव कम हो, युद्ध ना बढ़े। तेल बाजार में भूचाल, कीमतों का खेल और वैश्विक असर। जैसे ही संघर्ष की खबरें सामने आई, अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में उथल पुथल मच गई। ब्रेंट क्रूड और WTI के दामों में तेज उछाल दर्ज किया गया है। इसकी वजह से साफ है, खाड़ी क्षेत्र वैश्विक तेल आपूर्ति का केंद्र है। यदि यहाँ किसी भी तरह की बाधा आती है तो दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें बढ़ना तय है। ईरान स्वयं एक बड़ा तेल उत्पादक है और उसके आसपास के देश सऊदी अरब, इराक, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात मिलकर वैश्विक आपूर्ति का बड़ा हिस्सा नियंत्रित करते हैं। होर्मुज़ जलडमरू मध्य से गुजरने वाला तेल यदि बाधित होता है तो रोजाना लाखों बैरल की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। तेल की कीमतों में उछाल का सीधा असर पेट्रोल, डीजल की कीमतों, परिवहन लागत और महंगाई पर पड़ता है। विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण है क्योंकि वहां ईंधन पर सब्सिडी और आयात बिल दोनों पर दबाव बढ़ता है। यदि कीमतें लंबे समय तक ऊंची रहती हैं तो केंद्रीय बैंकों को ब्याज दरें बढ़ानी पड़ सकती हैं, जिससे आर्थिक वृद्धि धीमी हो सकती है। ऊर्जा कंपनियों के शेयर में तेजी आई, लेकिन एयरलाइंस और परिवहन कंपनियों के शेयर में गिरावट देखी गई। निवेशक सुरक्षित निवेश की ओर भागे, सोना और डॉलर मजबूत हुए। ये दर्शाता है कि बाजार अनिश्चितता को तुरंत महसूस करता है और जोखिम से बचने की कोशिश करता है। तेल बाजार का ये भूचाल केवल आर्थिक आंकड़ों का खेल नहीं है, ये वैश्विक राजनीति का भी हिस्सा है। ऊंची कीमतें कुछ उत्पादक देशों के लिए फायदेमंद हो सकती हैं, लेकिन उपभोक्ता देशों के लिए ये चुनौती है। इसीलिए सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि क्या संघर्ष सीमित रहेगा या आपूर्ति श्रृंखला पर सीधा असर डालेगा। एशिया और भारत पर असर, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और कूटनीति। एशियाई देशों के लिए यह संकट दूर का युद्ध नहीं है। ऊर्जा आयात पर निर्भर अर्थव्यवस्थाएं विशेष रूप से संवेदनशील है। भारत अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है, जिसमें खाड़ी क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। यदि कीमतें बढ़ती हैं या आपूर्ति बाधित होती है तो भारत का आयात बिल बढ़ेगा और चालू खाता घाटा प्रभावित हो सकता है। भारतीय रुपए पर दबाव बढ़ सकता है, जिससे महंगाई की चुनौती सामने आ सकती है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से परिवहन और खाद्य वस्तुओं की लागत भी बढ़ सकती है। सरकार को संतुलन बनाना होगा, एक ओर राजकोषीय अनुसंधान, दूसरी ओर आम जनता पर बोझ कम रखने की जरूरत। सुरक्षा के लिहाज से भी ये अहम है। खाड़ी देशों में लाखों भारतीय काम करते हैं। किसी भी बड़े सैन्य संघर्ष की स्थिति में उनकी सुरक्षा और संभावित निकासी एक बड़ा लॉजिस्टिक ऑपरेशन बन सकती है। भारत पहले भी यमन और कुवैत जैसे संकटों में अपने नागरिकों को सुरक्षित निकाल चुका है, लेकिन हर बार चुनौती नई होती है। एशिया के अन्य देशों जैसे जापान, दक्षिण कोरिया और चीन भी ऊर्जा आयात पर निर्भर है, इसीलिए क्षेत्रीय स्थिरता उनके लिए आर्थिक आवश्यकता है। इस संकट ने एक बार फिर ऊर्जा स्रोतों के विविधीकरण और नवीकरणीय ऊर्जा की ओर संक्रमण की जरूरत को रेखांकित किया है। भारत की कूटनीतिक रणनीति संतुलित रहने की है, सभी पक्षों से संवाद बनाए रखना, अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना और क्षेत्रीय शांति का समर्थन करना। ये एक जटिल संतुलन है, लेकिन वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में यही व्यवहारिक रास्ता है। चीन का गेम प्लान, तेल व्यापार और भू राजनीतिक बढ़त। इस पूरे संकट में एक और बड़ी शक्ति चुपचाप अपनी चालें चल रही है, चीन। बीजिंग की प्राथमिकता स्पष्ट है, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक व्यापार मार्गों की स्थिरता। चीन दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा आयातक है और खाड़ी क्षेत्र उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चीन ने हाल के वर्षों में मध्य पूर्व के देशों के साथ आर्थिक और बुनियादी ढांचा सहयोग बढ़ाया है। बेल्ट एंड रोड पहल के तहत बंदरगाह, औद्योगिक पार्क और ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश किया गया है। यदि क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ती है तो इन निवेशों पर भी असर पड़ सकता है। रणनीतिक रूप से चीन संतुलित रुख अपनाता है, वह खुलकर किसी एक पक्ष के साथ नहीं खड़ा होता, बल्कि संवाद और स्थिरता की बात करता है। इससे उसे दोनों पक्षों के साथ आर्थिक संबंध बनाए रखने का अवसर मिलता है। साथ ही यदि पश्चिमी देश इस संकट में उलझते हैं तो चीन वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका और प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। तेल की ऊंची कीमतें चीन के लिए चुनौती हैं, लेकिन वही दीर्घकालिक अनुबंधों और विविध
स्रोतों के जरिए जोखिम कम करने की कोशिश करता है। रूस, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के साथ उसके ऊर्जा समझौते इसी रणनीति का हिस्सा हैं। इस तरह जहां एक और क्षेत्र में सैन्य तनाव है, वहीं दूसरी ओर कूटनीतिक और आर्थिक शतरंज भी जारी है। चीन का गेम प्लान दीर्घकालिक है, ऊर्जा की सुरक्षा, व्यापार मार्गों की रक्षा और विश्व शक्ति संतुलन में अपनी स्थिरता मजबूत करना। इस पूरी कहानी में स्पष्ट है कि यह केवल एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं बल्कि 21वीं सदी की भू राजनीति का जटिल अध्याय है, जहां हथियार, तेल, कूटनीति और वैश्विक शक्ति संतुलन सब एक साथ दांव पर लगे हैं। हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए स्ट्रेट मिरर के साथ।